नमस्कार, मनोदय श्रेय क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मनोविज्ञान। आपकी जो 11th क्लास में मनोविज्ञान दे रखी है उसमें इकाई आपकी क्या है, सेकंड इकाई है, जिसमें फर्स्ट इकाई हमने पढ़ ली थी। इकाई सेकंड है मनोविज्ञान की विधियाँ। इस अध्याय को पढ़ने के बाद में हमें क्या क्या मालूम चलेगा, मनोविज्ञान की विधियों को जान सकेंगे, पद्धतों का मात्रात्मक विश्लेषण कर सकेंगे, आवर्ती वितरण को समझते हुए मूल्यांकन की केंद्रीय प्रवृत्ति एवं आलेखीय प्रदर्शन को हम समझ सकेंगे। इसके अंतर्गत जब हम इस अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे, इस इकाई को पढ़ने के बाद में। अब इसकी विषय वस्तु देखते हैं तो क्या क्या इसमें दे रखा है। प्रस्तावना, मनोविज्ञान की विधियाँ, निरीक्षण विधि, केस अध्ययन विधि, साक्षात्कार विधि, सर्वे विधि, प्रयोगात्मक विधि, अंतर्दर्शन विधि, केंद्रीय प्रकृति के माप, आवर्ती, रेखीय प्रदर्शन, बहुभुज, स्तंभाकृति, प्रमुख पद, महत्वपूर्ण बिंदु, बहु ये प्रश्न आ गए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं निरीक्षण विधि को। निरीक्षण विधि को प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। निरीक्षण विधि को क्या कहा जाता है, प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। हेसन 1913 में जब वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की तो मनोविज्ञान को नए ढंग से परिभाषित करते हुए यह कहा गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। किसके बाद में व्यवहारवाद जब आया तब मनोविज्ञान को क्या कहा जाने लगा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा, जिसका अध्ययन विधि अंतर्निरीक्षण इंटरसेप्शन न होकर प्रेक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेशन मेथड पे हो गया था। तो निरीक्षण विधि को अब हम पढ़ेंगे। तो व्यवहारवाद के बाद में क्या आई थी, ये प्रेक्षण विधि सामने आई थी यानी ऑब्जर्वेशन विधि। देखते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन विधि को। ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन भी आते हैं। इस विधि में अध्ययनकर्ता प्राणी या जीव के व्यवहारों के निष्पक्ष भाव से प्रेक्षण या अवलोकन करता है। अपने अवलोकन के आधार पर वह एक विशेष रिपोर्ट तैयार करता है, जिसका विश्लेषण कर वह उस प्राणी के व्यवहार के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। आप ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर आप किसी के भी व्यवहार को क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। इसी प्रकार से इस विधि में है। तो प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन को वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए प्राणी के व्यवहारों का अवलोकन वह भिन्न भिन्न परिस्थितियों में करते हैं। कई प्रेक्षक मिलकर प्राणी या जीव के व्यवहारों का अवलोकन एक साथ करते हैं। शायद यही कारण है कि इस विधि के वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण विधि भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड कौन सी है, ये निरीक्षण विधि है। अध्ययनकर्ता प्राणी के दोनों तरह के व्यवहारों यानी बाह्य व्यवहार जैसे दौड़ना, रोना, खेलना, आंतरिक जो व्यवहार करता है यानी इंटरनल बिहेवियर है, जैसे रक्तचाप परिवर्तन, हृदय की धड़कन, इसमें जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में। तो बाह्य और इंटरनल बिहेवियर दोनों को इसमें जांचा जाता है। वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण यानी ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की मुख्य दो विशेषताएं होती हैं। पहला है, प्रेक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म होता है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, उद्देश्य सूक्ष्म होता है, उद्देश्यपूर्ण तथा सूक्ष्म प्रेक्षण किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रेक्षक किसी उद्देश्य से प्राणी के व्यवहार के किसी खास पहलू पर अधिक ध्यान देते हुए प्रेक्षण करता है। दूसरा है, इसमें प्रेक्षण का उद्देश्य अध्ययन नियमों से संबंधित चरों के बीच पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, जो संबंधित चरों हैं उनके बीच में पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। ये है प्रेक्षण का उद्देश्य। तो ये दो चीज़ों का ध्यान में रखना है। जो ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन है उसमें प्रेक्षण हमेशा उद्देश्यपूर्ण होगा तथा सूक्ष्म होता है, और इसमें प्रेक्षण का उद्देश्य होता है वो नियमों से संबंधित चरों के बीच में पारस्परिक संबंधों का पता लगाना होता है। प्रेक्षण निम्नांकित 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सहभागी प्रेक्षण, दूसरा होता है सहभागी प्रेक्षण, और तीसरा कौन सा आता है, स्वाभाविक प्रेक्षण। सहभागी प्रेक्षण, असहभागी प्रेक्षण और स्वाभाविक प्रेक्षण। ये प्रेक्षण कितने प्रकार का हो गया, 3 प्रकार का। सहभागी प्रेक्षण में क्या होगा, देखो, प्रेक्षण इस विधि में प्रेक्षक उन व्यवहारों में हाथ बंटाते हुए प्रेक्षण करते हैं जिनका उन्हें अध्ययन करना होता है। यहाँ प्रेक्षक भी लोगों के काम को उनके साथ मिलकर करते हैं तथा उनके व्यवहार का प्रेक्षण भी करते जाते हैं। जैसे उद्योग या किसी व्यवसाय में कार्यरत श्रमिकों की समस्या का अध्ययन करने के लिए संभव है कि मनोवैज्ञानिक इस उद्योग का व्यवसाय में एक श्रमिक के रूप में अपने आप को नामांकन करा के उनके साथ मिलकर कार्य करे तथा साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करे, यानी कि उनके साथ में सहभागी होना है। आप किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें जाओ, उसके तरह जियो और उनके व्यवहार का अध्ययन करो
यही क्या होता है, सहभागी प्रेक्षण होता है। असहभागी प्रेक्षण में क्या बताया गया है कि प्रेक्षण की इस विधि में प्रेक्षक व्यक्तियों के उन व्यवहारों में हाथ नहीं बटाता है जिनका उसे प्रेक्षण करना है। प्रेक्षक दूर से ही व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन करता है। नैदानिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा औद्योगिक परिस्थितियों में व्यक्ति के व्यवहारों का प्रेक्षण प्राय इसी विधि से किया जाता है। तो असहभागी सहभागी प्रेक्षण कौन कौन से में करते हैं, जो नैदानिक होता है, शैक्षिक होता है, सामाजिक और औद्योगिक, सामाजिक, शैक्षिक और नैदानिक जो परिस्थितियाँ आती हैं उसका असहभागी प्रेक्षण किया जाता है। स्वाभाविक प्रेक्षण क्या होगा, जब प्रेक्षण का उपयोग एक स्वाभाविक परिस्थिति में विशेषकर पशुओं के व्यवहारों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, तो इस तरह के प्रेक्षण को स्वाभाविक प्रेक्षण कहा जाता है। जैसे मनोवैज्ञानिक प्राय बंदरों, मधुमक्खियों, चींटियों आदि के व्यवहारों को उनके स्वाभाविक रूप से रहने के स्थान में जाकर अध्ययन करता है। तो ये हो गया स्वाभाविक प्रेक्षण। गुण प्रेक्षण विधि के प्रमुख गुण निम्नांकित है। तो ये हमने पढ़ लिया, सहभागी, असहभागी, स्वाभाविक प्रेक्षण। इस विधि ने मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विस्तृत कर दिया। अंतर्निरीक्षण विधि का प्रयोग सिर्फ वयस्क व्यक्तियों पर ही किया जाता था। फलस्वरूप मनोवैज्ञानिकों में सिर्फ इन्हीं व्यक्तियों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। परंतु जो प्रेक्षण विधि है इसके प्रयोग में छोटे बच्चों, आप दूर से देख के बच्चे को आराम से देख सकते हो, तो छोटे छोटे बच्चों, वयस्कों, पागलों, अपाहिजों, पशुओं आदि पर भी आसानी से किया जा सकता है। फलस्वरूप इस विधि के उपयोग से मनोवैज्ञानिकों का कार्य क्षेत्र क्या हो गया, काफ़ी विस्तृत हो गया था। इस विधि के द्वारा एक समय में एक से अधिक प्राणियों के व्यवहारों का निरीक्षण आसानी से किया जा सकता है। यदि जैसे कि क्या होगा, यदि अध्ययनकर्ता भीड़ व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है तो इस विधि का प्रयोग काफ़ी आसानी से करके उस तरह के व्यवहार के बारे में जान सकता है। इस विधि से प्राप्त जो आंकड़े होते हैं वो सांख्यिकी विश्लेषण काफ़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि प्राय आंकड़े आवर्ती प्रतिशत आदि से प्राप्त होते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि प्रेक्षण विधि से प्राप्त जो निष्कर्ष होते हैं उनकी वैधता काफ़ी बढ़ जाती है। दोष क्या है इस विधि के, तो प्राय यह देखा गया है कि प्रेक्षण करते समय प्रेक्षक की अपनी पूर्वाग्रह मनोवृत्तियों का भी प्रभाव उनके प्रेक्षण पे पड़ता है। यानी कि उसने जो कुछ भी ग्रहण किया है वो अपने अनुसार ही ग्रहण करेगा, तो मनोवृत्तियों का प्रभाव है वो इस प्रेक्षण पे पड़ सकता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्रेक्षक द्वारा किया गया प्रेक्षण वस्तुनिष्ठ न होकर क्या हो गया, आत्मनिष्ठ हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में प्राप्त निष्कर्ष बहुत अधिक विश्वसनीय या वैध नहीं रह जाता है। दूसरा दोष क्या है, इस विधि में प्राणी के व्यवहारों का प्रेक्षण कर उसके मानसिक क्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश की जाती है, परंतु इस दिशा में हमेशा सफलता प्रेक्षक को नहीं भी मिल सकती है। एक उदाहरण के लिए, जैसे गांव में अभी भी जब दो स्त्रियां एक दूसरे से काफ़ी दिन पर मिलती हैं तो अपनी खुशी प्रकट करने के लिए रोती हैं। कोई भी प्रेक्षक रोने के इस व्यवहार का प्रेक्षण करने पर इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि दोनों स्त्रियां किसी कारण से दुखी हैं, जबकि सच्चाई है कि दोनों स्त्रियां रोकर अपनी खुशी प्रकट कर रही हैं। अतः इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि जो वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण के आधार पर हमेशा मानसिक प्रक्रियाओं का सही अर्थ नहीं निकालना संभव नहीं है। नेक्स्ट इसका दोष है कि इस विधि में प्रेक्षण स्वाभाविक व अनियंत्रित परिस्थितियों में किया जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि प्राप्त निष्कर्ष की व्याख्या उचित कारण परिणाम संबंध के रूप में नहीं की जा सकती है। जैसे ऊपर में जोन्स तथा जोन्स के ही अध्ययन को लें। जैसे कॉलेज के छात्र सांप देखकर डर जाते हैं, यहाँ डरने की सामयिक प्रक्रिया किस कारण से हुई कहना मुश्किल है। सांप के आकार से भी छात्रों में डर हो सकता है, उसके व्यावहारिक रूप से भी डर हो सकता है, उसके चाल से भी डर उत्पन्न हो सकता है, आदि आदि। अतः परिणाम यानी डर के कारण से उत्पन्न हुआ है न कि कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में इस विधि के कारण परिणाम संबंध का पता लगाना कठिन है, क्योंकि प्रेक्षण अनियंत्रित एवं स्वाभाविक परिस्थिति में कहीं की गई थी। तो हम ऐसे पता नहीं लगा सकते कि किस वजह से ये डरे, या तो चाल देख के डरे, या फिर ये जो उसने व्यवहार किया उससे डरे, या उसको देख के डरे। तो ये सभी हैं। तो नेक्स्ट आता है केस विधि, केस स्टडी मेथड। मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है। इस विधि का उपयोग नैदानिक मनोवैज्ञानिकों के द्वारा व्यक्तियों के रोगात्मक लक्षणों को पहचान कर तथा उसके कारणों को पता लगाने में काफ़ी इस विधि का प्रयोग किया जाता है, केस स्टडी मेथड। यही कारण है कि इसे नैदानिक विधि भी कहा जाता है। तो अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास में, तो उसकी पहले क्या ली जाती है, डॉक्टर के द्वारा केस स्टडी ली जाती है, उसके बाद में इनका उपचार किया जाता है ताकि वो प्रभावी उपचार हो। तो इसे क्या कहा जाता है, नैदानिक विधि भी कहा जाता है। इस विधि में मनोवैज्ञानिक किसी एक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए उसके जीवन के सभी तरह की घटनाएं जो उसके साथ माँ के गर्भ
में आने के समय से ही घटित हो रहा है और एक विस्तृत इतिहास तैयार करते हैं। इसलिए इस विधि को केस विवरण विधि भी कहा जाता है। इसके प्रमुख गुण क्या हैं? केस हिस्ट्री मेथड के नैदानिक विधि में मनोवैज्ञानिक चूंकि प्रत्येक अध्ययन किए जाने वाले व्यक्ति का एक अलग विस्तृत इतिहास तैयार करके उसके कारणों का पता लगाते हैं, इसलिए इस विधि द्वारा व्यक्ति का क्या हो गया? गहन अध्ययन संभव हो गया। नैदानिक विधि के द्वारा व्यक्ति के मानसिक तथा शारीरिक विकास क्रम को अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। इस विधि के द्वारा अध्ययन करने में मनोवैज्ञानिकों को इस बात की भरपूर जानकारी हो जाती है कि व्यक्ति किन किन व्यक्तिगत अवस्थाओं से गुजर चुका है तथा उनका प्रभाव उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास पर क्यों पड़ा, कैसा पड़ा। नैदानिक विधि में चूंकि अध्ययन का आधार केस विवरण होता है, अतः इस विधि में व्यक्ति की समस्याओं एवं उनके संभावित कारणों पर सीधा प्रकाश डालने का सुनहरा अवसर मनोवैज्ञानिक के पास में प्राप्त हो जाता है। इन गुणों के बावजूद इस विधि के कुछ प्रमुख अवगुण भी हैं जो निम्नांकित प्रमुख है। तो इसके अवगुण कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो पहला आता है कि नैदानिक विधि में व्यवहार के अध्ययन का आधार व्यक्ति का गत इतिहास होता है, जो व्यक्ति के माता पिता, दोस्त तथा पड़ोसियों के द्वारा दिए गए सूचनाओं पर आधारित होता है। अक्सर देखा गया है कि माता पिता, दोस्त या पड़ोसी व्यक्ति की सच्ची घटनाओं तथा तथ्यों को, विशेषकर वैसी घटनाएं या तथ्यों को जिनका संबंध नैतिकता से होता है, छिपा लेते हैं। फलस्वरूप उनके द्वारा प्रदत्त जो सूचनाएं होती हैं वो दोषपूर्ण हो जाती हैं और उनके आधार पर जो अध्ययन किया जाता है वह अधिक निर्भर योग्य नहीं रह जाता है। व्यक्ति के बारे में सही बात है, जो अनैतिक होगा उसको कोई बताएगा नहीं, उन घटनाओं को सभी क्या करते हैं, नैतिक बातों को ही बताते हैं। तो व्यक्ति के बारे में पूर्ण विवरण तैयार करने में जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं या जो इतिहास तैयार होता है उसकी सत्यता की जांच करने का कोई उपयुक्त तरीका नैदानिक विधि में नहीं मिलता है। नैदानिक विधि के द्वारा व्यक्ति की समस्या का अध्ययन करने के लिए यह आवश्यक है कि मनोवैज्ञानिक काफ़ी प्रशिक्षित हो तथा उन्हें साक्षात्कार तथा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों का उत्तम ज्ञान हो। प्रायः देखा गया है कि इस विधि का उपयोग एक साधारण मनोवैज्ञानिक भी करने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में इनसे प्राप्त तथ्यों पर अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता है। केस अध्ययन विधि में यह अध्ययन में सम्मिलित किया गया है कि व्यक्ति का स्वरूप अनोखा है तथा इससे प्राप्त निष्कर्ष का सामान्यीकरण ये है मंत्र संप्रद पवद में नहीं किया जा सकता है। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। साक्षात्कार की परिभाषा और विशेषता क्या होती है? सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी विशेष उद्देश्य से आमने सामने की गई बातचीत को क्या कहा जाता है? साक्षात्कार कहा जाता है। डेजी ने साक्षात्कार को कुछ इसी अर्थ में परिभाषित करते हुए कहा है कि साक्षात्कार आमने सामने किया गया एक संवादोचित आदान प्रदान है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ सूचना प्राप्त करता है। ये परिभाषा याद रखनी है डेजिन की। करलिंगर के अनुसार साक्षात्कार एक आमने सामने की अंतर्व्यक्तिक भूमिका परिस्थिति होती है जिसमें एक व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से शोध समस्या से संबंधित उत्तरों की प्राप्ति के लिए प्रश्न करता है। साक्षात्कार के प्रकार क्या होते हैं? तो कार्य या उद्देश्य के आधार पर साक्षात्कार मुख्यतः निम्नांकित प्रकार के बताए गए हैं। तो पहला आता है नैदानिक साक्षात्कार, दूसरा होता है शोध साक्षात्कार, तीसरा होता है निदानात्मक, चौथा होता है चयनात्मक, तो पांचवा क्या होता है? केंद्रित साक्षात्कार। तो रचना के अनुसार साक्षात्कार को निम्नलिखित दो भागों में या दो प्रकार बतलाए गए हैं। एक तो संरचित साक्षात्कार होता है और दूसरा क्या होता है? असंरचित साक्षात्कार। इन्हीं प्रकार सभी प्रकार के साक्षात्कार जो साक्षात्कार होते हैं उनकी व्याख्या की गई यहाँ पे। तो पहला आता है नैदानिक साक्षात्कार जिसको हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।